सम्मानित नेतागण, साथियों, आज पूरे बिहार के तमाम प्रखंडों में महागठबंधन की ओर से कुछ मांगों को लेकर धरना का आयोजन किया गया है और धरना हो रहा है। हम ये धरना मुख्य रूप से इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको बचाने के लिए, समाज में जो नफरत पैदा किया जा रहा है उस नफरत को समाप्त करने के लिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, बिहार में जो जातीय जनगणना पर रोक लगाई गई उस जनगणना को शुरू कराने के लिए, गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी उसमें से बहुत सारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर कटौती की गई। वह कटौती वापस ली जाए, इस सवाल को लेकर के आज महागठबंधन की ओर से यह धरना आयोजित किया गया है। तमाम साथियों ने बड़ी विस्तार से आपके बीच में प्रकाश डाला। इधर मैं आपको ले जाना नहीं चाहता, लेकिन इस सरकार में जो हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि ये 9 वर्ष को बेमिसाल 9 वर्ष साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं और हम धरना पर बैठे हुए हैं यह साबित करने के लिए कि यह 9 वर्ष इस देश के बर्बादी का वर्ष रहा है। इस देश में इस 9 वर्ष में जितनी बर्बादी हुई उतनी बर्बादी 1952 से लेकर के 2014 तक नहीं हुई। हम इनकी बर्बादी को उजागर करने आए हैं। ये सरकार कैसे इस देश को बर्बाद कर रही है इसको समझने की साथियों जरूरत है और जनता को समझाने की जरूरत है। अभी आपने देखा होगा कि इस देश के शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया, शिक्षा के सिलेबस में परिवर्तन लाया गया और खास करके 2022 की जो शिक्षा नीति इनकी हुई बनी, जिसमें 9वां, 10वां, 11वां, 12वां मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया और उस फेरबदल का एक ही मकसद है कि इस देश की शिक्षा का भगवाकरण किया जाए। इस देश की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी उनके नाम इतिहास के पन्नों से समाप्त कर दिए गए, उनके योगदान इतिहास के पन्नों से समाप्त कर दिए गए और जिन लोगों ने अंग्रेजों से रकम लेकर के और अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम किया, वैसे देश के गद्दारों का, वैसे स्वतंत्रता आंदोलन के गद्दारों का नाम इतिहास के पन्नों में अंकित करके अब नई पीढ़ी को पढ़ा करके एक नए किस्म का भारतीय बनाने के लिए बेचैन है। इसलिए इस धरना के माध्यम से हम उस शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए आए हैं। ये कह रहे हैं कि ये समाज विकास के आधार पर नहीं बढ़ा है। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को अब विद्यार्थियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। विज्ञान में जो रिप्रोडक्शन है उसको अब विज्ञान में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जाकर के जरा पूछ लीजिए ये भाजपा वालों से कि आप फूल हो रहा है या कि रिप्रोडक्शन के उत्पाद है, पता कर लीजिए। अभी जो ये विज्ञान पढ़ाना चाह रहे हैं और पढ़ाने जा रहे हैं, उस विज्ञान पढ़ाने में, उस विज्ञान के अध्याय में जो चैप्टर में जो सम्मिलित कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इस समाज में नहीं होता है, रिप्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम तमाम लोग इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे देश के अंदर जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब कुछ रिप्रोडक्शन का
आज उसी को ये समाप्त कर रहा है। मुगल कालीन इतिहास जो हमारा रहा उसको समाप्त कर रहे हैं। और उस दौरान आपने देखा होगा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई तरह के संगठन जन्म लिए, किसानों के आंदोलन के लिए, आदिवासियों के आंदोलन के लिए, महिलाओं के हक और अधिकार के लिए, छात्रों के हक और अधिकार के लिए। जो लेखक थे उनके अंदर जो प्रोग्रेसिव ताकतें थी उनके लिए जो संगठन तैयार हुए, उन तमाम इतिहासों को नस्लाबूद करके और एक नए तरह का इतिहास जिसमें सावरकर और गोलवलकर से लेकर के दीनदयाल उपाध्याय तक के लोग और जिन लोगों ने सरेआम अंग्रेजों से माफी मांगा था, उनके इतिहास को सम्मिलित करके एक नए किस्म का इतिहास पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए महागठबंधन इनके इस शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए आज ये धरना बिहार के अंदर आयोजित किया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं साथियों कि उन्होंने पिछले दिनों जो इस देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा योजना जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को काम देने और ये महत्वाकांक्षी योजना रही और दुनिया के कई देश के लोगों ने उस महत्वाकांक्षी योजना का अध्ययन किया और अपने यहाँ जो इनके यहाँ बेरोजगारी थी उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना बनाने का प्रस्ताव रखा। आज उस मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर कटौती की गई। पिछले 2023 के फरवरी महीने में आए हैं कि उस बजट कटौती को वापस लिया गया। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो बजट पेश हुआ उसमें बड़े पैमाने पर कटौती की गई। हम उसकी वापसी के लिए आज महाधरना दे रहे हैं और हम अंत में साथियों इसलिए महाधरना दे रहे हैं। इसमें कहीं तो मत नहीं है कि मुसलमान और पाकिस्तान का नाम भारतीय जनता पार्टी लेना बंद कर दे, इनका आरएसएस लेना बंद कर दे, इनका विश्व हिंदू परिषद लेना बंद कर दे, इनका बजरंग दल लेना बंद कर दे तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके साथ भी कुछ बातें हैं जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं और वो चर्चा है कि आज हम ये लड़ने क्यों आए। आपने देखा होगा जब हमारे सनातन संस्कृति का हम अध्ययन करते हैं, जिस सनातन संस्कृति का हिंदुत्व के नाम पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदूवाद शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, उस सनातन संस्कृति का इतिहास उठाकर क्या देखिएगा तो उस सनातन संस्कृति में दो तरह के लोग हुआ करते थे, एक सूर एक असुर हुआ करते थे। असुर कम थे लेकिन असुरों का काम था दूसरों के हक और अधिकार को छीन लेना। असुरों का काम था दूसरे के बेटी और बहुओं की इज्जत और आबरू को लूट लेना और जश्न मनाना। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठ करके 9 वर्षों में जो उसने उदाहरण पेश किया वो साफ साबित कर दिया कि ये असुरों का राज इस देश के अंदर चल रहा है। असुरों का राज चल रहा है। बलात्कारियों को माला पहनाया जा रहा है, उनका जश्न जेल से छूटने पर जश्न मनाया जा रहा है, बलात्कारियों को बचाया जा रहा है और इस देश के महिलाओं के आबरू लूटने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं। इसलिए हमारी साफ समझ है कि यह देश अभी असुरों के चंगुल में है। ये देश की सत्ता पर बैठे हुए लोग असुर लोग हैं और इस देश को ऐसे असुरों से मुक्ति दिलाने के लिए जो महागठबंधन के घटक दल के लोग एक सूर के रूप में आज धरना पर बैठे हुए हैं, इन सूरों को आगे बढ़ने की जरूरत है और इन असुरों को खदेड़ करके सत्ता पर काबिज होने की जरूरत है। इसलिए आज क्या हालत है साथी, बहुत सारे साथी हमारे बोल रहे थे महंगाई का, बेरोजगारी का, ये तमाम सवाल बोला जा रहा था। आज का अखबार उठा के देख लीजिए, जो इन पहलवानों का रेफरी था और ये ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग इनके खिलाफ बोल दे उसके खिलाफ इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आज के धरना का मकसद है
कि जांच एजेंसियों का बेजाय इस्तेमाल नहीं किया जाए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया जाए, जांच एजेंसियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच करने की इजाजत उनको है, वो जांच करें। लेकिन सत्ता पक्ष ऐसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल इस भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों के जुबान को बंद करने के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कराने के लिए जो इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। आपने देखा पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के सवाल पर जो इस देश के बीबीसी के 3 बड़े अधिकारी थे, एक ही टाइम में मुंबई से लेकर के दिल्ली तक उनके आवास पर छापा मारा जाता है। और दूसरी तरफ केरला स्टोरी फिल्म रिलीज होती है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता टिकट कटवा करके दिखलाते हैं कि केरला स्टोरी फिल्म देखो। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्या नहीं दिखवाए? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आपके शासन काल का और आपके चरित्र का तार तार कर रहा था, इसलिए आपने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बंद कराने का काम किया। ये इनका चरित्र है। पूछिए साथियों, बहुत कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये 9 साल का बेमिसाल बता रहे हैं। आज के अखबार में मैंने देखा, 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि सरकार के 9 साल की उपलब्धि बतलाने के लिए एक टिफिन योजना चला रहे हैं। टिफिन में नाश्ता पानी का सामान लेके जाओ, एक साथ मिला के बैठ करके नाश्ता करो और आपस में चर्चा करो कि 9 साल सरकार का बेमिसाल कैसे रहा। जरा सांसद महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूर्वी चंपारण के सांसद से नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस बेतिया के सांसद से कि आपने इस संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के कहने पर जिस गांव पंचायत को गोद लिया, जरा उसका नाम बताइए और उसकी दशा क्या है ये तो बता दीजिए। कम से कम आपको आपकी बेमिसाली को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आपने जी के कहने पर इस देश के कितने महान नगरों को और नगरों को स्मार्ट सिटी बनाया गया, उस सिटी का नाम तो बता दीजिए। कितने नगर और महानगर स्मार्ट सिटी बने? बाकी तो रोजगार देने की बात, काला धन लाने की बात, ये तो उस समय भी हम लोग समझ घटना का जायजा लेने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जब उनको बालासोर घटना पर जाने का मौका नहीं मिलता। ये हालत बना हुआ है। इसलिए ये देश और इस देश की स्वतंत्रता, इस देश का संविधान आज संकट की दौर से गुजर रहा है। ये देश के अंदर घोषित फासिज्म का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज 1 मैन जॉब का काम कर रही है। इस देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। राजनाथ सिंह बड़ा खुद करते थे, इलाज हो गया राजनाथ सिंह का, आदमी चुप है। स्मृति प्रजातंत्र के माध्यम से सत्ता पर बैठे हैं, लेकिन उनका व्यक्तिवाद आज हिंदुस्तान में भी फासिज्म तेजी से फल और फूल रहा है। इस फासिज्म के को रोकने के लिए साथियों आज हम धरना पर बैठे हुए हैं और सिर्फ धरना देने से फासिज्म रुकेगा नहीं, जरूरत पड़ी तो हमें शहादत देने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। जिस रूप में हिंदुस्तान के अंदर फासिज्म को पैदा कर रहा है, आप कहते हैं मोदी भाग जाएगा, मैं कहता हूं मोदी को समुद्र में कूद करके आत्महत्या करना पड़ेगा और मोदी आत्महत्या करेगा, ये जान लीजिएगा। आज क्या हो रहा है? आज जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से सामाजिक समस्याएं बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसानों के संकट बढ़ रहे हैं, खेत और खलिहान संकट से जूझ रहे हैं, महिलाओं के इज्जत और आबरू संकट से जूझ रहे हैं, छात्र और नौजवान दिशा विहीन होकर के इस देश के अंदर आज जीवन जीने के लिए मजबूर है। ये तमाम बातें संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आया ना तूफान भाई? अभी आज ही टकराएगा 15 तारीख को। इंतजार कर रहा है कि कच्छ में टकराएगा, कि द्वारिका में टकराएगा, कि राजकोट में टकराएगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री
किसी बंद कमरा में बैठ करके डिजिटल फोटो देख रहे हैं कि तूफान अभी समुद्र में कितना दूरी पर है तट से। तूफान खड़ा होगा, वो तो पानी का सैलाब है, वो तो आएगा और चला जाएगा। लेकिन इंसान का सैलाब जब खड़ा होता है, इंसान के सैलाब का तूफान जब खड़ा होता है, तो एक नहीं मोदी, एक हिटलर नहीं, हजारों हिटलर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और आएगा समय साथी जो कर रहे हैं आप, क्या आप समझते हैं कि जिन पहलवान बेटियों के साथ आपने संसद भवन के उद्घाटन के समय में जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कराया, क्या वो साबित कर रहा है? आप राष्ट्रपति को नहीं बुलाए, साथी बोल रहे थे, कैसे बुलाते हो? कैसे बुलाते? आप लोग भूगत खींचा बोलते हैं। अरे मनुस्मृति के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये दलित शूद्र जो है वो पैरों की भांति होते हैं और वो सिर्फ सेवा करने के लिए पैदा लिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये इसलिए राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाए। जातीय जनगणना की बात जब बिहार के अंदर हुई, तमाम नेता गए दिल्ली और मोदी जी से कहा कि आप परमिशन दीजिए जातीय जनगणना के लिए। तो इन्होंने कहा कि मैं जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं हूं, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। फिर भी बिहार सरकार ने जातीय जनगणना शुरू की, तो आपने देखा कि किस तरह से उसको रोक लगाया गया। कारण क्या है? कारण यही है कि उनको भय है कि जातीय जनगणना हो जाएगी तो सभी जातियों के साथ साथ फिगर सामने आ जाएंगे, और जब सभी जातियों के फिगर सामने आएंगे तो वो तो अपनी हिस्सेदारी मांगेगा, अपनी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मांगेगा, और जब वो अपनी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मांगेगा तो संजय जायसवाल जी तो एमएलए बनने के लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का आज विरोध कर रही है। हम महागठबंधन के तमाम लोग जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, जातीय जनगणना कराने की मांग करते हैं कि कम से कम बिहार के अंदर जो फिगर आना चाहिए तो किस जाति के लोग, उनका इस बिहार की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत भूमिका है, उसका तो आकलन हो सके, इसकी जानकारी तो मिल सके। इसलिए साथियों, कभी से ही ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? इनके पूरे इतिहास को उलट करके देखिए, ये कौन लोग हैं? कहीं सामाजिक सेवा से इनका सरोकार नहीं रहा, कोई सरोकार नहीं रहा। कोई बैटरी उतारता था, एमपी हो गया। कोई साइकिल का ताला खोल के ले जाता था, एमएलए हो गया। कोई 2 नंबर का सीमेंट निकाल करके बेचता था, वो भी एमएलए हो गया। यहाँ कोई इस मंत्री के डेरा से उस मंत्री के डेरा तक सुबह से शाम तक जाता था, वो भी एमएलए हो गया। अरे इनको न सामाजिक सेवा से सरोकार रहा, न इनको राजनीतिक सेवा से सरोकार रहा। ये लोग जो हैं, इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का सिद्धांत अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भूखोर्रा नेता है, 4 करोड़ दिया, उसको टिकट मिल गया, वो एमएलए हो गया। ये भूखोर्रा नेता पैदा करना चाहते हैं, जैसे नाली के पानी से गैस पैदा कर रहे थे मोदी जी, उसी तरह से ये भूखोर्रा नेता पैदा करने वाली पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी बन गई है। इनको सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है। हम इस देश को हम इसलिए सिर्फ नहीं बैठे हैं कि 2024 का चुनाव आएगा, 2024 के चुनाव में कोई महागठबंधन का उम्मीदवार आएगा, उसको हमको जिता करके एमपी बना देना। सिर्फ इतना भर के लिए नहीं बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं, एक बात आप जान जाइएगा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप काट दीजिएगा ऊपर से और उसका शोर नीचे रह जाएगा तो वो फिर पलट जाता है। ऐसा कुछ लमेरा पौधा होता है जिसको देहाती भाषा में अमेरिया पौधा बोलते हैं, माफ कर दीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो अमेरिया पौधा है, जान जाइए, खुला मैं कहना चाहता हूँ। इनको चुनाव से बेदखल कर दीजिएगा तो ये बेदखल हो जाएंगे।
लेकिन अपने गंदा करतूत को इस समाज में खेल खेलते रहेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर। इसलिए आज के धरना का मकसद है कि इनको शोर सहित कोड़ करके समुन्द्र में फेंक दीजिए कि दोबारा भारत में पनपने का मौका इनको नहीं मिले। ये कहने के लिए हम लोग यहाँ है और उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। पूरे लोग समझ रहा है, ऐसा नहीं है कि अपने समझ रहा है। एक समय था कि जब मोदी जी के खिलाफ बोला जाता था ट्रेन या बस में तो लगता था कि लोगों में नो चलेगा। अब कुछ समय बदला है और इनके काले कारनामों का चिट्ठा जैसे जैसे खुल रहा है अब लोग धीरे धीरे गोलबंद हो रहे हैं निश्चित रूप से। और मैं कहना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आज से 4-5 रोज पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से मेरी बात हो रही थी। एक समारोह में, विवाह समारोह में, उन्होंने कहा कि क्रांति जी आप लोगों का महागठबंधन ठीक ठाक रह गया तो आप लोग 39 पर चले जाइएगा, हम लोग 1 पर रह जाएंगे। ये हालत बन रहा है, ये स्थिति बन रही है। इसको जरूरत है साथी, कुछ साथियों ने सुझाव दिया, ये प्रयास हुआ है और प्रयास होने का नतीजा है कि आज प्रखंड स्तर पर धरना हो रहा है। ये जो राज्य से लेकर के जिला स्तर तक प्रयास हुआ, जिला में भी लगातार हम लोगों ने प्रयास किया, राज्य स्तर पर प्रयास हुआ और आने वाले 23 तारीख को जो पटना में महागठबंधन की बैठक होने जा रही है, जिसमें 18 इस देश के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध नेता जिसमें भाग लेने वाले हैं, चाहे वो लेफ्ट के हो या डेमोक्रेटिक के हो, जदयू के हो, शरद पवार जी हो, जो लोग हो वो तमाम लोग भाग लेंगे। और 23 तारीख को पटना में जो महागठबंधन की विशाल बैठक होने जा रही है, विस्तृत बैठक होने जा रही है, निश्चित रूप से वो बैठक योजना बनाएगी, ऐसी योजना कि हम पंचायतों तक इस संदेश को पहुंचाएंगे। और मैं समझता हूं कि पंचायतों तक इस संदेश को पहुंचा दिया गया तो एक सैलाब मोदी की और बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा। अरे जिस पंचायत में पहले 150 घर मिलता था, आज 10 को नहीं मिल रहा। जिस पंचायत में 100-150 लोगों को पेंशन मिलता था, 200 लोगों को पेंशन मिलता था, आज कई कारणों से उनके पेंशन की कटौती करके 10-12 लोगों के पेंशन पर पहुंचा दिया गया है। आज उनकी योजनाओं में बड़े पैमाने पर कटौती की जा रही है। आज भले ही लोग खुश है कि 5 किलो अन्न मिल रहा है। आप तमाम लोगों को जानना चाहिए कि ये 5 किलो अन्न जो मिल रहा है खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, यह यूपीए सरकार की देन है। और यूपीए सरकार ने यदि अपना मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत इस खाद्य सुरक्षा कानून को सम्मिलित नहीं किया होता तो आज मोदी जी के बाबा भी ये 5 किलो अन्न नहीं दे पाते। आज उसी खाद्य सुरक्षा कानून का देन है कि 5 किलो अन्न मिल रहा है, उसको भी बंद करने जा रही है। आरक्षण बंद कर दिया जाएगा। आरक्षण के घोर विरोधी लोग हैं, लगातार आरक्षण के सवाल पर इनके बयान आते हैं, चाहे वो मोहन भागवत जी हो या कोई भी हो, इनके बयान आते हैं कि आरक्षण की जरूरत इस समाज के अंदर नहीं है। हम इस बात को साफ साफ समझते हैं। हम आज भी कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों इस भारत के अंदर एक सवाल पैदा हुआ आरक्षण के खिलाफ और ये कहा गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हम आज भी इस बात को कहना चाहते हैं और महागठबंधन इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जो लोग भी दबे कुचले आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो लोग भी जातीय और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आरक्षण की जरूरत है मुख्य धारा में शामिल करने के लिए। इसलिए हम आरक्षण का समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोध करती है। इन तमाम सवालों को लेकर के गांव और पंचायतों तक हम लोग चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और हमारा मकसद है कि हम विचारों के माध्यम से तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे ही, चुनावों के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करेंगे। ये हमारा मकसद है और 2024 के चुनाव टारगेट है। 2024 में महागठबंधन ने संकल्प लिया है कि इस देश के मजदूरों के बचाने के लिए, इस देश के किसानों को बचाने के लिए, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों को बचाने के लिए, सार्वजनिक संपत्तियों को बचाने के लिए, देश की संप्रभुता को बचाने के लिए हमें 2024 के चुनाव में इस देश को भाजपा मुक्त बनाना है। ये हमारा राजनीतिक लक्ष्य है और इस राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम तमाम लोग एकताबद्ध होकर के लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, हम ज्यादा नहीं कहना चाहते।
पार्लियामेंट की सीट है, हमारा वाल्मीकि नगर पार्लियामेंट की सीट है, 1.5 पार्लियामेंट की सीट हम लोगों के जिले है। आधा तो बुतहारी से चला आता है। हमारा ये प्रयास होगा कि इस चंपारण से, चंपारण को क्या लोग समझ रहा है, भाजपा का गढ़ समझ रहा है। 9 गो पार्लियामेंट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, 9 गो में 7 गो जीत गए तो कह रहे हैं कि गढ़ है। संजय जायसवाल जी बार बार जीत जाते हैं तो कह रहे हैं कि गढ़ है। अरे गांधी की कर्मभूमि चंपारण गांधी के हत्यारों का कभी भी कर्मभूमि नहीं हो सकता। आज का राजनीति कह रहा है कि या तो गांधी के हत्यारों के साथ रहो या गांधी के हत्यारों के खिलाफ जो विचार है उनके साथ रहना पड़ेगा। और हम तमाम लोग गांधी के हत्यारों के विरोधी लोग हैं। हम नारा लगाते हैं कि गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और यदि इस नारे का थोड़ा भी वजूद हमारे सीने के अंदर है तो 2024 में चंपारण को भाजपा मुक्त करके और चंपारण की धरती से हमको दिल्ली तक संदेश देना होगा कि गांधी के कर्मभूमि पर गांधी के हत्यारों का राज नहीं चलेगा। गांधी के कर्मभूमि पर गांधी के हत्यारे कभी जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये संदेश हमें दिल्ली तक देना पड़ेगा। और इसी संदेश को अमली जामा पहनाने के लिए आज इस महाधरना के माध्यम से हम लोगों ने शुरुआत किया है। और आने वाले दिनों में जो महागठबंधन के चरणबद्ध कार्यक्रम आ रहे हैं 23 तारीख के बैठक में, हम उन तमाम कार्यक्रमों को धरती पर उतार करके और चंपारण को भाजपा मुक्त, बिहार को भाजपा मुक्त, देश को भाजपा मुक्त और देश को असुर मुक्त करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ आप तमाम महागठबंधन के साथियों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार सलाम करते हुए, महागठबंधन को धन्यवाद देते हुए महागठबंधन जिंदाबाद अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।